हम सब कहाँ से आए हैं? ये यूनिवर्स, ये तारे, ये गैलेक्सीज, इन सब की शुरुआत कैसे हुई? ये इंसानियत के सबसे बड़े और सबसे पुराने सवाल है और इन सवालों के जवाब हमें दो अलग अलग दिशाओं में ढूंढने हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइंस जो डेटा और एविडेंस पर चलती है और दूसरी तरफ हमारा प्राचीन एंशिएंट फिलॉसफी जो इंट्रोस्पेक्शन और ज्ञान पर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों कहानियों में हैरान कर देने वाली सिमिलैरिटीज है। मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने एक बार कहा था कि हिंदू कॉस्मोलॉजी दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा फेथ है जिसके टाइम स्केल्स यानी समय के पैमाने मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी से मेल खाते हैं। तो आज हम यूनिवर्स की सबसे बड़े दो ग्रैंड कहानियों को आमने सामने लाने वाले। हम एक्सप्लोर करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, हिंदू कॉस्मोलॉजी सृष्टि और समय को कैसे बताती है, और हम देखेंगे कि ये दोनों कहाँ मिलते हैं और कहाँ इनके रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। सो गेट रेडी फॉर अ जर्नी टू द बिगिनिंग ऑफ टाइम इटसेल्फ। द बिग बैंग थियरी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा धमाका, आग का गोला और चारों तरफ फैलता हुआ यूनिवर्स। साइंस की ये स्टोरी असल में ऐसी है ही नहीं। बिग बैंग थियरी हमारा करंट बेस्ट साइंटिफिक मॉडल है जो बताता है कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। ये कोई सिंपल कहानी नहीं है, ये दशकों की रिसर्च से और एविडेंस पे टिकी हुई एक मजबूत थियरी है। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। बिग बैंग थियरी कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ये स्पेस का ही एक्सपांशन था। इमेजिन कीजिए एक बलून जिसपे छोटे डॉट्स बने हैं। जब आप उस बलून को फुलाते हैं तब वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन वो बलून के सरफेस पर ही है। बिग बैंग भी कुछ ऐसा ही था। कोई सेंटर नहीं था, कोई बाहर का स्पेस नहीं था, बस एक अनंत छोटा गर्म पॉइंट था जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। वो अचानक तेजी से एक्सपांड होने लगा। स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी सभी इसी से अस्तित्व में आया। और मजे की बात यह है कि बिग बैंग ये नाम उस थ्योरी का मजाक उड़ाने के लिए रखा गया था। That's just a big bang idea. उस वक्त एक कॉम्पीटिंग थ्योरी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसके सपोर्टर्स ने बिग बैंग कह के इस थ्योरी को मॉक किया था। पर यह नाम इतना कैची था कि वह उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये मेन इवेंट 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। लेकिन सवाल अब भी वही है, एक घटना जो 13.8 बिलियन साल पहले हुई उसके बारे में हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? साइंस में एक आइडिया तब तक सिर्फ एक आइडिया है जब तक उसके पीछे कोई ठोस सबूत ना हो। बिग बैंग थियरी कोई अंदाजा नहीं है, ये एक ऐसी इमारत है जो 3 सबसे बड़े पिलर्स ऑफ एविडेंस पर खड़ी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तीनों एविडेंस एक ही कहानी बताते हैं। पहला पिलर, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। जब एक एम्बुलेंस आपसे दूर जाती है तब उसकी आवाज में कैसे बदलाव होता है? उसकी आवाज थोड़ी सी डीप हो जाती है, राइट? इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। लाइट के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जब गैलेक्सीज आपसे दूर जाती है तब उनकी लाइट वेव्स स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि उनकी लाइट वेव्स के वेवलेंथ में चेंज होता है। ये लाइट के स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। साइंटिस्ट ने जब टेलीस्कोप से देखा तब पता चला कि ऑलमोस्ट सारी गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब वो सब हमसे दूर जा रही है। ये इस बात का आसान प्रूफ है कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। दूसरा पिलर, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। इसे बिग बैंग का स्मोकिंग गन या फिर यूनिवर्स का बेबी पिक्चर भी कहा जाता है। शुरुआत में यूनिवर्स एक बेहद गर्म, ओपेक यानी धुंधला प्लाज्मा का गोला था। रोशनी इसमें से निकल नहीं सकती थी। फिर बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स ठंडा होके 3000 केल्विन तक पहुंचा। तब पहली बार एटम्स बने और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। उस वक्त जो रोशनी आजाद हुई वो आज तक स्पेस में ट्रैवल कर रही है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से वो ठंडी हो गई और अब हमें
हर दिशा से आती हुई एक हल्की सी माइक्रोवेव ग्लो की तरह डिटेक्ट होती है। इसका टेम्परेचर है 2.7 केल्विन। इसकी खोज 1964 में पेंजेस और विल्सन ने गलती से की थी और ये बिग बैंग के सबसे बड़े सबूतों में से एक है। और तीसरा पिलर है आसमान में एलिमेंट्स का मिक्सचर। बिग बैंग थ्योरी आगे जाके ये भी प्रिडिक्ट करता है कि शुरुआती कुछ मिनटों में कौन से एलिमेंट्स बने होंगे। क्योंकि यूनिवर्स इतनी तेजी से एक्सपांड और ठंडा हो रहा था, भारी एलिमेंट्स बनने का टाइम ही नहीं मिला, तो फिर सबसे हल्के एलिमेंट्स बने। मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है कि यूनिवर्स के टोटल मास का 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए। और जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें अजीब तरह से यही रेशियो मिलता है। बाकी भारी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब बाद में मरते हुए तारों के भट्टियों में यानी द क्रूसिबल्स ऑफ डाइंग स्टार्स में बने। तो ये तीन सबूत, रेड शिफ्ट, CMB और लाइट एलिमेंट्स मिलकर बिग बैंग थ्योरी को हमारी सबसे सॉलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंसान ये सवाल हजारों सालों से पूछ रहा है। तो चलिए साइंस की डेटा से बाहर निकलकर देखते हैं कि एंशिएंट फिलॉसफी इसके बारे में क्या कहता है। जब हम हिंदू कॉस्मोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम समय की सीधी रेखा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ समय एक चक्रव्यूह है, एक लैबिरिंथ। हिंदू फिलॉसफी का समय साइक्लिकल है, जो बनता है, चलता है और मिट जाता है, एक अनंत नाटक की तरह। ये एक ऐसी कहानी है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। इस कॉस्मिक ड्रामा के तीन मुख्य किरदार हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और शिवा द डिस्ट्रॉयर। ये तीनों मिलके इस यूनिवर्स के अनंत साइकिल को चलाते हैं और इनके टाइम स्केल्स वो तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स इतना होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिलाकर 8.64 बिलियन ईयर्स, ये इतना विशाल पैमाना है कि साइंटिस्ट कार्ल सेगन भी इससे प्रभावित हुए थे। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का जिक्र है, यानी सोने का गर्भ। ये एक कॉस्मिक अंडा या बीज जैसा है, जिसमें से हर साइकिल की शुरुआत में एक पूरा यूनिवर्स निकलता है। क्या यह आइडिया आपको साइंस की सिंगुलैरिटी जैसा नहीं लगता? इसके अलावा हिंदू ग्रंथों में अनेक यूनिवर्सेस का जिक्र है, जिसे ब्रह्मांड्स कहते हैं, और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। ये एंशिएंट मल्टीवर्स थ्योरी है। तो ये विचार जो मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन से निकले, साइंस की खोजों के सामने कैसे टिकते हैं, चले देखते हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी को सही या गलत साबित करने का नहीं है, बल्कि मकसद ये अप्रिशिएट करने का है कि इस विशाल कॉस्मोस में इंसान ने अपनी जगह जानने के लिए कितने तरीके अपनाए हैं। तो चलिए इन दोनों वर्ल्ड व्यूज को आमने सामने रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों थियरीज में क्या समानता है। एक तरफ बिग बैंग की सिंगुलैरिटी है, एक अनंत छोटा डेंस पॉइंट, और दूसरी तरफ हिरण्यगर्भ, अ गोल्डन वूम और अ कॉस्मिक एग। दोनों ही एक शुरुआती अवस्था की बात कर रहे हैं जहां से सब कुछ पैदा हुआ। आज साइंस में भी एक साइक्लिक हाइपोथेसिस है जो कहता है कि यूनिवर्स एक्सपांड होने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और एक नया बिग बैंग कर सकता है। ये हिंदू धर्म के अनंत कल्प के चक्रव्यूह से कितना मिलता जुलता है? साइंस की मल्टीवर्स थ्योरी जो ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स अनंत यूनिवर्स में से एक हो सकता है, वैसे ही हिंदू ग्रंथों में अनंत ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट जैसा ही है। साइंस हमारे यूनिवर्स के लिए एक लीनियर टाइमलाइन बताती है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक शुरुआत हुई, जबकि हिंदू कॉस्मोलॉजी में इटर्नल साइक्लिकल टाइमलाइन है। हमारा यूनिवर्स इस साइक्लिकल टाइमलाइन में बस एक कड़ी है। सबसे बड़ा फर्क इनके काम करने के तरीके में है। साइंस ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, जबकि हिंदू कॉस्मोलॉजी डिवाइन फोर्सेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिवा पर आधारित है। ये देखना भी जरूरी है कि इन प्राचीन ग्रंथों में भी ज्ञान की सीमाओं को जाना गया था। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सृष्टि कहाँ से आई, ये कौन जानता है? ये अजीब विनम्रता शायद हमारे समझ से परे है। ये दोनों कहानियां
अलग अलग मेथड्स से आखिरकार हमारे अस्तित्व की कहानियां हैं। तो हमने क्या देखा? द बिग बैंग थ्योरी हमारी सबसे मजबूत थ्योरी है जिसके पीछे साइंस का जबरदस्त एविडेंस है, और हिंदू कॉस्मोलॉजी एक टाइमलेस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क जो अनंतता और अविनाशी कॉन्सेप्ट्स से जूझता है। जैसे नेशनल ज्योग्राफिक ने कहा है कि हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन्स के पीछे अनंत सवाल के जवाब अभी बाकी है। हमारी ज्ञान की खोज अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बस ये शुरुआत है। शायद हम इससे ऐसा देख सकते हैं कि साइंस हमें बताता है कि हाउ द यूनिवर्स बिगैन, और एंशिएंट विजडम हमें हमेशा ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि क्यों। दोनों ही पर्सपेक्टिव हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, डू यू थिंक साइंस एंड माइथोलॉजी आर टोटली डिफरेंट थिंग्स? क्या साइंस और दर्शन एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको साइंस की और इतिहास की ये खोज अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए क्योंकि हमारी अगली वीडियो को आप मिस ना करें। मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं द क्यूरियोसिटी रूम। तब ना तो शून्यता थी ना ही अस्तित्व, तब ना तो वायु थी ना ही उससे परे आकाश। उसे किसने ढका था? वह कहा था? किसके संरक्षण में था ब्रह्मांडीय जल, जिसकी गहराई अतः थी? तब ना तो मृत्यु थी ना ही अमरता, तब ना ही दिन रात की मशाल थी। वह एक प्राण निर्वाक और स्व निर्वह में विद्यमान था। तब केवल वही एक था और उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। आरंभ में केवल अंधकार ही अंधकार में लिपटा हुआ था। यह सब केवल निर्प्रकाशित जल था। वह एक जो अस्तित्व में आया, शून्यता में समाहित, अंततः ऊष्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ। आरंभ में उस पर इच्छा का अवतरण हुआ। वही आदि बीज था जो मन से उत्पन्न हुआ था। जिन ऋषियों ने अपने हृदय का ज्ञान से परीक्षण किया है वे जानते हैं कि क्या उससे संबंधित है जो संबंधित नहीं है, और उन्होंने अपनी डोर को शून्य के पार फैला दिया है। और वे जानते हैं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। प्राण शक्तियों ने शक्तिशाली बल उत्पन्न किए। नीचे शक्ति थी और उसके ऊपर आवेग था। लेकिन आखिर कौन जानता है और कौन कह सकता है कि यह सब कहां से आया और सृष्टि कैसे घटी? स्वयं देवता सृष्टि से भी बाद में अस्तित्व में आए, तो वास्तव में कौन जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जहां से समस्त सृष्टि का उदम हुआ, चाहे उसने इसे रचा हो या ना रचा हो, जो सर्वोच्च स्वर्ग से इस सब का अवलोकन करता है वह जानता है, या शायद वो भी नहीं जानता।